तो आत्मा तो अनेक जन्म में भटकती भटकती आपके गर्भ में आती है। उसमें कितने गलत संस्कार है आपको नहीं पता है। उस टाइम जो एग और स्पर्म इकट्ठे होते हैं उस पर साइंस कहता है कि 90 दिन के आहार विहार विचार की असर है। कई लोगों को मिसकंसेप्शन होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सेक्सुअल इंटीमेसी कब तक अलाउड है या नहीं होनी चाहिए, क्या उससे कोई फर्क पड़ सकता है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस टाइप का अगला एपिसोड। आज का एपिसोड डेडिकेटेड है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए और आज हमारे बीच में गर्भ संस्कार एक्सपर्ट बैठे हैं जितेंद्र टिम्बड़िया जी। जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अ शो। थैंक यू। सो ये गर्भ संस्कार, जितेंद्र जी, मैंने काफ़ी लोगों से ये शब्द सुना है। एग्जैक्टली होता क्या है, अगर आप एक ब्रीफ में लोगों को समझा सकें कि गर्भ संस्कार मीन्स व्हाट। गर्भ और संस्कार दो शब्द से ये शब्द बना है, गर्भ संस्कार। तो गर्भ तो समझ में आता है कि माता की जो कोख है उसको गर्भ कहते हैं, राइट। उसमें उसको जो संस्कार मिलते हैं बच्चे को उसको गर्भ संस्कार कहते हैं। और माता की जो कोख है वो बच्चे के लिए सबसे प्रथम यूनिवर्सिटी है। तो संस्कार शब्द का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ से गलत चीज़ को निकाल देना और आपको जो अच्छी लगती है वो चीज़ डालना, उसको संस्कार कहते हैं। अच्छा। तो आत्मा तो अनेक जन्म में भटकती भटकती आपके गर्भ में आती है। उसमें कितने गलत संस्कार है आपको नहीं पता है। तो तब गर्भ संस्कार की एक्टिविटी करके उसके गलत संस्कार सारे निकाल देना। अच्छा। और उसमें जितने अच्छे संस्कार है वो डालना, वो गर्भ संस्कार का मतलब है। लवली। तो गर्भ से ही हम कर सकते हैं। जैसे एक कांच के ग्लास में आप पानी लेते हैं, ठीक है, उसमें आप एक ड्रॉप इंक डाल देते हैं तो वो पूरा जो पानी है वो काला हो जाएगा। तो उसको सफ़ेद करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे इजी रास्ता वो है कि उसमें सफ़ेद पानी डालो, सफ़ेद पानी डालो, सफ़ेद पानी डालो। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि पूरा पानी सफ़ेद हो जाएगा। ऐसे हमारे कोख में जो बच्चा आता है उसमें गलत संस्कार है, वो जन्म ले लेता है। उसके बाद उसको ठीक करना ज़्यादा पैसा, ज़्यादा समय, ज़्यादा मेहनत लगता है। गर्भ में ही गर्भ संस्कार की एक्टिविटी से इतने संस्कार डाल दो कि गलत पूरा निकल जाए और अच्छे संस्कार पूरे आ जाए। वो गर्भ संस्कार का मतलब है। वेदों में ऐसा कहा है कि माता की शक्ति है कि गर्भ में वो ऐसा कर सकती है जैसे प्रहलाद की माता ने किया था। थोड़ा अगर असुर बता कुल सकें। में, हाँ। असुर कुल में, जिस कुल में भगवान का नाम लेना मना है, उस कुल में ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जो भगवान का नाम ही ले रहा है और भगवान के नाम के लिए मरने को तैयार है। तो वो कैसे हो सका, तो वो गर्भ संस्कार के वो गर्भ संस्कार से होता है। तो क्या उन्होंने भी कोई संस्कार किया था? उसमें ऐसा प्रहलाद हुआ की था, माँ ने? उसमें ऐसा हुआ था कि प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकशिपु था। जी। उनके भाई को विष्णु भगवान ने मार डाला। तो हिरण्यकशिपु को ऐसा लगा कि मैं ब्रह्मा जी के पास वरदान लेने जाऊं, तप करने गए और उस वरदान को पाकर इंद्र को और विष्णु को मार डालो। तब उनकी वाइफ कयाधु प्रेग्नेंट थी। ओके। तो देवों को ऐसा लगा कि ब्रह्मा जी यदि हिरण्यकशिपु को वरदान दे देंगे तो हम मर जाएंगे। तो इंद्र कयाधु को किडनैप करने के लिए गए। तो कयाधु डर गई। तब नारद ऋषि आए और उन्होंने इंद्र को कहा कि आप कयाधु को ले जा रहे हैं, वो देव को अच्छा नहीं लगता है। तो इंद्र ने ऐसा बोला कि इसके पेट में असुर का वंश है तो वो हमको मार डालेगा, तो हम इसको किडनैप कर लेंगे, यानी हिरण्यकशिपु को ब्लैकमेल किया जाए। अच्छा। तो नारद ऋषि ने ऐसा बोला, चिंता मत करो, मैं इनका गर्भ संस्कार करूंगा, कयाधु को मुझे दे दो। वो कयाधु को आश्रम में ले गए, भक्ति के ऐसे संस्कार दिए कि असुर कुल में भक्त का जन्म हुआ। तो ये चीज़ है। तो अभी साइंस भी कह रहा है, एपिजेनेटिक्स जिसे बोलते हैं, 2005 में ये शाखा अस्तित्व में आई है कि बच्चा जब कोख में होता है तब आहार विहार विचार में माता यदि चेंज करती है तो माता पिता जेनेटिक इंजीनियर बन जाते हैं और उसके संस्कार को बदल सकते हैं। तो ये चीज़ है।
तो एपिजेनेटिक्स इस चीज़ को, गर्भ संस्कार को और ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। हाँ, हम ऐसा सोचते थे ना कि हम में हमारे माता पिता के जीन्स हैं, लेकिन एपिजेनेटिक्स ऐसा कहता है कि जीन्स भले माता पिता के हो, लेकिन प्रेगनेंसी में और बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद माता आहार विहार विचार में चेंज करती है, तो जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, उसमें चेंज आ जाता है। जीन्स को हम नहीं बदल सकते, जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होता है। जैसे किसी परंपरा में डायबिटीज चला आ रहा है, लेकिन माता गर्भावस्था में ध्यान रखेगी, बच्चा जन्म जाए उसके बाद ध्यान रखेगी, तो जो जीन्स डायबिटीज का है वो सुसुप्त रहेगा, वो एक्सप्रेस नहीं होगा। उसको एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। जीन तो है बट उसका एक्सप्रेशन नहीं नहीं हो पाएगा। ये बात है। ब्यूटीफुल। सो आई थिंक लोगों को अब क्लैरिटी मिलेगी कि गर्भ संस्कार एग्जैक्टली ये गर्भ संस्कार पूरा एक चमत्कार ही है। जैसे जादुई चिराग आप किसी को दे दो तो आप जो चाहो कर सकते हैं, ऐसे ही किसी भी महिला को उत्तम संतान चाहिए, बेटर संतान चाहिए, ये जादुई चिराग है, उसको घिसो, गर्भ संस्कार की एक्टिविटी करो, आपको वो मिलेगा, उत्तम संतान, बेटर संतान। लवली। और आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले के ज़माने में क्या होता था सर कि 2-3 बच्चे होते थे तो टेंशन नहीं था, कोई तो माँ बाप की सेवा करता था, लेकिन अभी तो एक ही है। अभी जो गर्भ संस्कार नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं किया, तो वाट लगने वाली है। तो जितेंद्र जी, आपका ये गर्भ संस्कार के टॉपिक के प्रति जो लगाव है या आपकी इंस्पिरेशन कैसे आई? आपने एक बहुत ही खूबसूरत एप्लीकेशन भी बनाया है, ड्रीम चाइल्ड गर्भ संस्कार करके, जिसमें आज लाखों लोग, उस प्रेग्नेंट वुमेन है जो फ़ायदा उठा रही है उसका। तो आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली कि आप इस गर्भ संस्कार के टॉपिक पे ही वैल्यू एडिशन करें या इम्पैक्ट क्रिएट करें? उसके अराउंड आपने टेक्नोलॉजी भी बनवाई एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट। हाउ दैट हैपेंड? मेरे दिमाग में पहले से ही एक बात था कि भारत देश के लिए कुछ करना है। तो चाइना की जीडीपी जब हम आज़ाद हुए तब हमारे जितनी ही थी, लेकिन अभी हमसे 5 गुना ज़्यादा है। तो एक बार इंडिया सोने की चिड़िया कहा जाता था और अब इसकी हालत बहुत खतरनाक है। अभी ये चीज़ मुझे बहुत पेन करती थी, तो हमारी टीम ने सोचा कि इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। चाइना का इतना जो डेवलपमेंट हुआ ना, तो 1917 में एक कम्युनिस्ट हो गए चाइना के, माओ जेडोंग। उन्होंने ऐसा सोचा कि चाइना वर्ल्ड में सभी जगह पर फर्स्ट नंबर पर होना चाहिए, सभी जगह पर फर्स्ट नंबर पर होना चाहिए। तो उस हिसाब से वो थॉट स्ट्रांग था, स्ट्रांग एक्शन शुरू किए, तब जाके 50 वर्ष में ये रिजल्ट मिला है। तो मैंने सोचा मेरा एज तो 45 है, अभी 50 वर्ष तो मैं जीऊँगा नहीं जीऊँगा पता नहीं है, मेरे पास ऐसा कुछ होना चाहिए कि 25 साल में ये 50 साल का काम हो जाए। अच्छा। तो वो मेरे दिमाग में चल रहा था। उसके बाद मैं एक आध्यात्मिक संस्था में काम कर रहा था, वहाँ बच्चा मेरे पास 5 साल तक की उम्र में आता था जी। तो 5 साल के बच्चे में अमुक बैड हैबिट्स होती थी, उसको चेंज करना बहुत तकलीफ होती थी। तो हमने सोचा कि कोई ख़राब चीज़ हो उसको अच्छा करना, उससे बेहतर है कि ख़राब चीज़ पैदा ही ना हो। तो वो मेरे दिमाग में चल रहा था। तब मैं यहाँ नवभारत बुक स्टॉल है, वहाँ पे एक बार बुक खरीदने गया था, तब मेरे हाथ में गर्भ संस्कार की बुक आई। वो मेरे लिए यूरेका मोमेंट थी। मैंने सोचा ये चीज़ है जो हमारे ऋषि मुनियों ने दी थी, हम भूल गए हैं। जैसे योग दिया, प्राणायाम दिया, ध्यान दिया, आयुर्वेद दिया, पूरी दुनिया उसका लाभ ले रही है, वैसा ही एक विज्ञान गर्भ संस्कार था जो हम भूल गए हैं। लाइट हो गई, यूरेका मूवमेंट हो गई, फिर हमने ये बनाया। और मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये एपिसोड आपका 100वां एपिसोड है। ये देखने के बाद आप भी गर्भ संस्कार के प्रचारक बन जाएंगे, और जो लोग देख रहे हैं ना वो भी गर्भ संस्कार के प्रचारक बन जाएंगे। तो मेरा जो जीवन का स्टोरी है ना, वो सबका हो जाएगा, क्योंकि ऋषि मुनियों का ज्ञान है, उसको हमको उजागर करना है, पूर्ण जागरूक करना है। ये बात। तो आप एंशिएंट, अभी आपने साइंटिफिक बात की, एपिजेनेटिक्स की बात करी, तो गर्भ संस्कार का कहाँ कहाँ पे जिक्र मिलता है हमारी एंशिएंट विजडम में? किधर जिक्र आपने देखा है कि कहाँ कहाँ पे इसको बताया गया है? और वेदों में 4 वेद है, चारों वेद में इसकी बात आती है। अच्छा। अथर्ववेद का एक उपनिषद है 13 मंत्रों का, गर्भ उपनिषद। अच्छा। पूरा उपनिषद गर्भ विज्ञान पर है। पिपलाद ऋषि ने उनका सर्जन किया था। तो वेदों में बात थी
पुराणों में प्रहलाद का प्रसंग है, इतिहास में अभिमन्यु का प्रसंग है, सब जगह पे बात आती है, स्मृतियों में भी बात आती है। लेकिन धीरे धीरे वो बात डिसअपियर हो गई, ये बात है। तो ये सब वेद उपनिषद की बात थी, वो आज विज्ञान भी उसको स्वीकार कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये सब चीज़ डिसअपियर हो गई। अभी कितना हो रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो, खाने पीने में ध्यान रखो, बैठने उठने में ध्यान रखो, डॉक्टर के पास जाओ, सोनोग्राफी कराओ, सप्लीमेंट लो, गीता भागवत पढ़ो और पॉजिटिव रहने का प्रयास करो, इतना ही रह गया है। लेकिन गर्भ संस्कार का जो संस्कार शब्द था ना, वो निकल गया। लेकिन जैसे जैसे हमने रिसर्च किया तो पाया कि अमेरिका के एक हिप्नोथेरापिस्ट है डेविड चैम्बरलिन, उन्होंने एक बुक लिखी है विंडोज टू द वुम्ब। उसमें 300 प्रसंग उन्होंने दर्ज किए हैं कि गर्भ में बच्चे की 5 सेंस, 8 प्रकार की इंटेलिजेंसी और लाइक डिसलाइक, इंट्यूशन, पूरी पर्सनालिटी गर्भ में बन जाती। दूसरे एक प्रोफेसर है डॉक्टर थॉमस वर्नी, वो हार्वर्ड के एक्स प्रोफेसर है, अपा नाम की एक संस्था शुरू की है गर्भ संस्कार के लिए, प्रीनेटल एजुकेशन के लिए, और द सीक्रेट लाइफ ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड नाम की एक पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने साबित किया है कि गर्भ संस्कार से पूरी हमारी पर्सनालिटी बनती है। अच्छा। द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ नाम की एक बुक है, उसमें ऐसा लिखा है कि हमारी जो IQ है, हमारे माता पिता के जीन्स पर 49% और गर्भावस्था और उसके बाद के आहार विहार विचार पर 51% डिपेंड है। तो इतना सारा पूरा साइंस है, बहुत सारे रिसर्च पेपर है। तो उससे हम साबित कर सकते हैं कि गर्भ संस्कार का विज्ञान सिर्फ बात नहीं है, ये विज्ञान है, पूरा विज्ञान है जो दुनिया के हर घर में पहुंचना चाहिए। और आप देख लीजिए कि हमारे पूरे जीवन में अमुक चीज़ें डीप रूटेड है। जैसे हम सबको तैरना अच्छा लगता है, पैर सिकुड़ कर सोना अच्छा लगता है, जंपिंग करना अच्छा लगता है, मध्यम स्तर का अंधेरा होता है वो अच्छा लगता है, जातीय जीवन अच्छा लगता है। ये सब हम सब में देखने को मिलते हैं। झूला झूलना अच्छा लगता है क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में हम जब गर्भ में थे तब ये डीप रूटेड हो गया है। दुनिया के सभी लोगों को अच्छा लगता है। तो ये तो हमारा अनुभव भी है, वेद उपनिषद भी बोलते हैं, विज्ञान भी बोलते हैं, अब किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। हम सबका सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें जो डीप रूटेड है ना वो गर्भ से आया है। तो ये बात है। तो एग्जैक्टली गर्भ संस्कार आप कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं आपकी एप्लीकेशन के द्वारा? हाँ, उसके क्या स्टेप्स हैं, कैसे करते हैं, अगर आप बता सकें तो। बात हमने जब शुरू किया तब हमने ये सोचा कि गर्भ संस्कार में किसी भी बच्चे का टोटल डेवलपमेंट होना चाहिए। किसी बच्चे का फिजिकल अच्छा है, उसका रोग नहीं होते हैं, तंदुरुस्त है और अपीयरेंस अच्छा है, वो एक चीज़ है। उससे ऊपर है IQ, शरीर अच्छा है, तगड़ा है, लेकिन दिमाग नहीं चलता, क्या करेंगे हम। IQ के ऊपर EQ है, PQ यानी फिजिकल कोशेंट भी है, IQ भी है, दोनों है, लेकिन इमोशनल कोशेंट नहीं है। वो अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर संयम नहीं कर सकता है, तो लीडर नहीं बन पाएगा। ये तीनों है, लेकिन SQ नहीं होगा, स्पिरिचुअल कोशेंट, तो भी काम नहीं होगा। जीवन का ध्येय क्या है, दूसरों के लिए जीना है, ये नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो हमने गर्भ संस्कार में सबसे पहले ये 4 कोशेंट का एक सिस्टम बनाया कि गर्भ से ही बच्चे के ये चारों कोशेंट डेवलप होने चाहिए। अच्छा। तो हमने उस हिसाब से एक्टिविटीज़ डेवलप की कि योग आ जाए, एडवांस डाइट चार्ट आ जाए, एडवांस प्राणायाम, और हर एक के लिए अगर आप कैटेगराइज करके बता सकें कि फिजिकल क्वोशेंट के लिए क्या एक्टिविटीज़ हैं, इमोशनल क्वोशेंट के लिए क्या है, इंटेलिजेंस के लिए क्या है और स्पिरिचुअल के लिए क्या क्या प्रोसेस है, अगर आप कैटेगरी वाइज बता सकें। फिजिकल के लिए एडवांस डाइट चार्ट है, एडवांस योग है, ये सब फिजिकल के लिए है। इंटेलेक्चुअल के लिए पजल सॉल्व करना है। अच्छा। वार्ताएं पढ़नी है, मदर को ये पजल्स वगैरह सब सॉल्व करनी है। हाँ, और श्लोकों का मुखपाठ करना है, जनरल नॉलेज की वीडियो देखनी है, 5 सेंस की एक्टिविटी करनी है। इमोशनल क्वेश्चन के लिए बच्चे को इमोशनल क्वेश्चन के लिए 2 हाथ घर पे रख के बच्चे के साथ बात करनी है। अच्छा। और मनन वीडियो, लागणी वीडियो देखनी है,
एफर्मेशन और लागनी विजुअलाइजेशन। वीडियो मतलब मनन एक वीडियो देखो और उस पर सोचो, सिर्फ देखो मत, अच्छा। तो उस पर मनन करो। हाँ और हम ऐसे वीडियो रखते हैं जो माता की भावनाओं को उजागर करते हैं। अच्छा, ये अलग अलग भाव पैदा करेंगे वो वीडियो देखने से। अलग अलग भाव पैदा होंगे। मदर के अंदर अलग अलग प्रकार के पॉजिटिव इमोशन पैदा होंगे। ओके। और प्रार्थना करो, डायरी लेखन करो। ऐसा करने से उनको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल आएगा। और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए संतों के प्रवचन देते हैं हम, महापुरुषों के प्रवचन देते हैं, जीवन चरित्र के प्रसंग देते हैं, आध्यात्मिक विधि करवाते हैं और ध्यान करने को कहते हैं, और खास तो परोपकार करने को कहते हैं। तो ऐसे सब कोसंट मिला के आयुर्वेद, योग, संगीत थेरापी, म्यूजिक, योग संगीत थेरापी, विजुअलाइजेशन, ऑटो सजेशन, सब दुनिया में जितना भी ज़रूरी था वो सब हमने ऐप में रख दिया है। वैसे बात सिंपल है, माता पिता उत्तम हो जाएंगे, बच्चा उत्तम हो जाएगा। हम माता पिता को ठीक करने का काम करते हैं, बच्चा अपने आप ही ठीक हो जाता है। सो अब पिता के लिए क्या है? ये तो सब चीज़ें माता के लिए आपने बताई, तो पिता को क्या करना होता है? हमारी ऐप में हमने हर सप्ताह एक एक्टिविटी पिता के लिए भी दी है। और अच्छा। हर रोज भी पिता माता के गर्भ के पास जाके एक वार्ता सुनाए, ऐसा भी आयोजन किया है। अच्छा जी। तो वी आर प्रेग्नेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हमने इस ऐप में डेवलप कर दिया है। तो हर रोज पिता को कुछ ना कुछ करना है, लेकिन कोई पिता हर रोज नहीं करते, तो सप्ताह में एक बार तो उसे करना ही है। और हम हमारे सेमिनार और वेबिनार में ऐसी बातें करते हैं कि पिता भी इन्वॉल्व होते हैं, पिता नहीं, घर के सब सभ्य इन्वॉल्व होते हैं। और इससे जितनी भी माताएं हैं हमको बहुत आशीर्वाद देती है कि चलो मेरी प्रेगनेंसी आपने सामूहिक कर दी, वाह, वरना तो मुझे अकेले कोई काम करना था। सो इसको अगर आप समझा सकें, जैसे कि माँ के तो बच्चा वूम में है, तो समहाउ फिजिकली भी कनेक्टेड है मदर से। सो अगर फादर अगर कुछ कह रहा है तो वो बच्चे तक कैसे पहुंच रहा है, हाउ इट इज़ रीचिंग? क्योंकि उसके इनिशियली वो सुन तो नहीं पा रहा है जो बाहर की एक्टिविटी है, तो वो क्या वाइब्रेशन एक्सपीरियंस करता है, वैसे लेता है, कैसे लेता है? और किस स्टेज में ये गर्भ संस्कार चालू होता है? बच्चे का अंदर ब्रेन बन जाने के बाद चालू होता है, या फिर फर्स्ट कंसीव हुआ तब से ही चालू हो जाता है? ओके, तो दूसरे प्रश्न का जवाब मैं पहले देता हूँ। हाँ। जब बच्चे के लिए कोई माता पिता समागम करते हैं, ठीक है, उससे 3 महीने पहले मिनिमम हम कहते हैं कि शुरू करो। क्योंकि जब समागम करते हैं स्पर्म और एग समागम मतलब कंसीव कर रहे हैं। कंसीव कर रहे हैं। ओके, हाँ। तो उस टाइम जो एग और स्पर्म इकट्ठे होते हैं उस पर साइंस कहता है कि 90 दिन के आहार विहार विचार की असर है। अच्छा, यानी कि आप प्रेग्नेंट हुए उसके 3 3 महीने पहले से ही शुरू आपको और फिर 14 दिन में, बच्चा 14 दिन का होता है तब उसका हृदय धबकना शुरू होता है और उसके बाद न्यूरॉन्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो सबका असर शुरू हो जाता है। और कान तो चौथे महीने में बन जाता है। और पिता का आवाज़ है ना, थोड़ा घेरा होता है, बेज वाला होता है। तो माँ की कोख के 1 फुट दूर जाके वो कुछ बोलेंगे ना, तो बच्चा वो सुन पाता है जैसे हम सुन पाते हैं। और पानी में जो तरंग होते हैं ना, वो 3 गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो बच्चा अच्छी तरह से सुन सकता है पिता को। घर में जो बातचीत चल रही है वो भी वो सुन सकता है, महसूस कर सकता है। जैसे आपकी मदर लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है, तो आप हिंदी सीखने के लिए व्याकरण सीखे थे? नहीं सीखे थे। तो कोख में सीख लिया ना आपने, मदर टंग। तो आपने सिर्फ कोख में मदर टंग ही सीखा, दूसरा नहीं सीखा, बहुत सीखा। घर में जितना भी माहौल था उन सब की आप पे इम्पैक्ट थी। तो ये चीज़ है। घर के अलग अलग सभ्य जब प्रार्थना करते हैं तो उसकी भी ऑरा बच्चे तक पहुंचती है। अच्छा। तो ये सब ऑरा तक तो अभी विज्ञान नहीं पहुंच पाया, लेकिन हमने देखा है कि कई घर में पिता भी प्रेगनेंसी में इन्वॉल्व होते हैं, घर के सभी सदस्य प्रार्थना करते हैं, तब जाके बच्चे में घर के सभी सदस्य के प्रति इतना प्रेम भाव आता है और उसका एकदम मिक्सिंग नेचर हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा साइंस है। अभी इसमें साइंस को तो अभी बहुत आगे जाना बाकी है। तो ये चीज़ है। तो कई बार ऐसा भी होता है, जैसे माँ बाप बहुत सीधे हैं
लेकिन उनके जो बच्चा होता है वो थोड़ा तेज प्रवृत्ति का होता है, या फिर थोड़ा जैसा आपने असुर कहा उस प्रवृत्ति का होता है, तो वो किस तरीके से हो जाता है फिर? उसमें क्या है कि हम गर्भ संस्कार करते हैं, ठीक है, लेकिन जो आत्मा आया उसका संस्कार किस तरफ का है उस हिसाब से रिजल्ट आता है। सोचो, उसके संस्कार है वो ब्लू कलर के है, ऐसा सोच लो। हमने गर्भ संस्कार किया, वो येलो है, तो जो बच्चा पैदा होगा वो ग्रीन होगा। अच्छा। तो किसी माँ बाप के संस्कारों के अनुसार उसके घर में बहुत खतरनाक, मान लो बच्चा पैदा होने वाला है, तो गर्भ संस्कार करेंगे तो वो कम होगा, और बहुत इंटेंसफुली करेंगे तो सारे संस्कार नष्ट भी हम कर सकते हैं। लेकिन अच्छा। अच्छे माता पिता के घर भी पुराने कर्मों के अनुसार गलत आत्मा आई है और उन्होंने गर्भ संस्कार नहीं किए हैं, तो वो तो फिर येलो ब्लू इकट्ठा होकर ग्रीन रिजल्ट आएगा ना, उस हिसाब से होगा। अच्छा, तो ये चीज़ है। इंटरफेरेंस के बाद जो नेट निकल रहा है, हाँ। वो आएगा। रिजल्ट तो सर मिलता ही है, आप जितना करोगे रिजल्ट तो मिलता ही है। अभी तक हम 50 देशों के 2.5 लाख से ज़्यादा हमारे डाउनलोड है और 5 लाख से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ चुके हैं। वाह। तो उनके जो रिजल्ट हमने देखे, उनसे हमको जो कॉन्फिडेंस आया वो ट्रेमेंडस है। तो कोई पैटर्न ऑब्जर्व किया आपने? इतने सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, 2.5 लाख आपने कहा है, तो जब ये आपके इस गर्भ संस्कार के प्रोसेस से जाते हैं, तो उसके बेसिस पे आप अगर 3 या 4 कोई एडवाइस अभी जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उन्हें आप अगर दे सकें कि क्या ये 2-3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो उनको ख्याल रखनी चाहिए? तो जो लोग गर्भ संस्कार का हमारा कोर्स करते हैं, उसमें पैटर्न ये देखने को मिलती है कि उसकी पूरी प्रेगनेंसी हैप्पी और कॉन्फिडेंट जाती है। जैसे कोई महिला है, गर्भवती है, तो घर के सभ्य क्या बोलते हैं, मोबाइल मत यूज़ करो, मोबाइल मत यूज़ करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। लेकिन क्या करना है, किसी के पास प्रोग्राम नहीं है। हमने ऐसा कहा कि मोबाइल का यूज़ करो, लिमिट में करो और अच्छा करो। तो प्रेग्नेंट लेडी खुश हो गई। किसी की स्विच बंद नहीं हो कर सकते हम, उसको लिमिट में कर सकते हैं, उसको अच्छा कर सकते हैं। तो उनकी पूरी प्रेगनेंसी हैप्पी जाती है। दूसरी कॉन्फिडेंट जाती है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। दृष्टांत के रूप में मम्मी अलग कहेगी, डॉक्टर अलग कहते हैं, सास अलग कहती है, नेट पर गूगल देव को पूछा वो अलग कहता है। पूरी प्रेगनेंसी कंफ्यूजन में जाती है। ये कोर्स करने से क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, उसको सब गाइडेंस मिल जाता है। पूरी प्रेगनेंसी कॉन्फिडेंट में जाती है। तो क्या हुआ, हैप्पी और कॉन्फिडेंट प्रेगनेंसी आ गई तो उनके पूरे हार्मोन्स बैलेंस हो गए। तो कंसीव करने में भी आईवीएफ तक कम जाना पड़ता है, पूरी प्रेगनेंसी खुश रहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाता है और बच्चा भी अच्छा पैदा होता है। तो ये पूरा साइकिल है। लेडीज को यदि हैप्पी और कॉन्फिडेंट बना दिया, जो हमारा कोर्स करता है, सब अच्छा हो जाएगा। और आपने बोला कि 3-4 चीज़ कौन सी है जो प्रत्येक लेडीज को करना चाहिए। तो मेरे गुरु जी का नाम महंत स्वामी महाराज है, उनके गुरु जी का नाम प्रमुख स्वामी महाराज। तो मैं उनके पास गर्भ संस्कार की बुक पूरा पढ़ा था। तब उन्होंने कहा था, आहार विहार विचार 3 चीज़ में चेंज करो, अच्छा बच्चा पैदा होगा। तो आहार माने आपके आसपास कोई भी आयुर्वेद के डॉक्टर हो, उसके पास जाके वात पित्त कफ जो भी आपकी प्रकृति है वो फिक्स कर लो, जान लो। उसके बाद हमारी ऐप में एक डाइट चार्ट दिया है, उसके हिसाब से खाओ, शांति से खाओ, चबा के खाओ, भगवान का नाम लेके खाओ। आहार तो बेसिकली डाइट हो गई। हाँ, डाइट हो गई। तो ऐसा यदि आप करेंगे तो 33% प्रेगनेंसी आप जीत गए। दूसरा विहार है, यानी लाइफस्टाइल, योग प्राणायाम कसरत ये सब करो तो आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे और आपके जो पेल्विक फ्लोर है वो भी रिलैक्स रहेंगे और बच्चे को अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिलेगा। दूसरी 33% प्रेगनेंसी पूरी हो गई, जीत गए आप। और तीसरा विचार है, यानी बच्चे के साथ कनेक्ट रहिए और मुझे अच्छे उत्तम संतान को जन्म देना है, ऐसा सोचिए। तो ऑटोमेटिक ही आप
आसपास के जितने भी प्रॉब्लम है ना उससे छूट जाएंगे और आपके घर उत्तम संतान जन्म लेगी। आहार विहार विचार 3 ही चीज़ है। 33 आप 100% प्रेगनेंसी जीत गए। गर्भ संस्कार को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, इतना ही है सिर्फ। लवली। सो आजकल विमेन जो है वो वर्किंग विमेन भी होती हैं, कई बार व्यस्त रहते हैं, तो ऐसे में लगभग कितना समय वो निकाल सकते हैं? अगर आपके गर्भ संस्कार प्रोसेस से वो गुजरे हैं तो कितना एक एक्स्ट्रा टाइम उन्हें निकालना पड़ेगा? तो जो बिज़ी हैं फीमेल्स, उनको आप क्या एडवाइस दोगे? ये बात भी बहुत सही है, क्योंकि हमारी जो मम्मियाँ होती थी उनके लिए करियर, एंटरटेनमेंट सब कुछ हम ही थे। लेकिन आजकल की महिला जो है उनको करियर सेट करना है, एंटरटेनमेंट भी करना है और बच्चे को भी ध्यान रखना है और घर भी संभालना है। तो अभी बच्चा 25% में आ गया है, तो हमें पता ही है कि उनके पास कम टाइम है। Right. तो हमने क्या किया कि दिन में 60 मिनट से 90 मिनट निकालिए। वो भी एक साथ नहीं निकालना है, थोड़ा थोड़ा टाइम में निकालना है। जैसे आप उठे, एक श्लोक का पठन कर लिया, एक एक्टिविटी पूरी हो गई। बाथरूम में गए, प्रार्थना सुन ली, एक एक्टिविटी पूरी हो गई। कपड़े पहनते हैं तब कोई स्टोरी आपने सुन ली, एक्टिविटी पूरी हो गई। योग प्राणायाम और एक्सरसाइज के बिना बहुत सारी एक्टिविटी हमने ऐसी डेवलप की है जो घर के काम करते करते, ऑफिस में भी फ्री टाइम हो उसमें भी कर सकते। रात को लल्लूबाई बोल दिया, घर के साथ वार्ता कर ली। तो हमने ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया है कि उनकी दैनिक दिनचर्या में सेट हो जाए और कम से कम टाइम में वो पूरा गर्भ संस्कार कर सके। ये बात है। लवली, ब्यूटीफुल। सो एक चीज़ और देखी जाती है कि जो हस्बैंड और वाइफ का जो आपसी रिश्ता है जब वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो रिश्ता बेहतर रहना कितना ज़रूरी है? बिकॉज अगर सपोज़ आपसी झगड़े हो रहे हैं और वो प्यार दोनों के बीच में नहीं है, मनमुटाव है या अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, वो किस तरीके से बच्चे को प्रभावित करती है? प्रभावित तो सर बहुत करती है। लेडीज़ के थॉट्स, फीलिंग और एक्शन, उसके हिसाब से ही हार्मोन का पूरा खेल है, हार्मोन्स का, और उस हिसाब से ही बच्चे का डेवलपमेंट होगा। तो मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि सोचिए, जब माता पिता बच्चे को जन्म लेने का डिसीजन लेते, इसका मतलब ये है कि परिस्थिति काबू में है, दोनों के काबू में है। वरना बच्चा नहीं करेंगे, डिवोर्स ले लेंगे। तो एक बात तो सोचने जैसी है कि परिस्थिति काबू में है, फिर भी कुछ होता है और वाइफ यदि खुश नहीं रहती है तो बच्चे पर उसका बहुत खराब असर पड़ता है। जैसे हम देखिए, हम सबको हमारे मामा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, काका नहीं अच्छे लगते इतने। समझ में आया? क्योंकि मम्मी है ना, उसको उनका भाई अच्छा लगेगा ज़्यादा। समझ में आता है ना? ये बहुत अच्छी बात है और एकदम साइंस है। ट्रू। तो उस हिसाब से यदि पति के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है लेडीज़ का, तो बच्चे पर बहुत असर होगा। लेकिन मैं 3 माताओं का यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ जी। एक शकुंतला जी, एक सीता जी और एक जीजा माता। अच्छा। घर में क्या होता है कि घर के सारे सदस्य प्लस माइनस हो चलेगा, पति साथ देगा ना तो प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आपका पति साथ देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है फिर भी आपने प्रेगनेंसी प्लान कर ली है तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक कवच रचना पड़ेगा। अच्छा। जैसे शकुंतला जी का जन्म कैसे हुआ? विश्वामित्र और मेनका ने उनको जन्म देके छोड़ दिया। कण्व ऋषि ने उनको आश्रम में बड़ा किया। लेकिन शकुंतला जी के मन में ऐसा था कि मेरा बच्चा चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहिए। तो हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत आए, उनसे गंधर्व विवाह किया और समागम हो गया बच्चे के लिए। और वो राज्य में चल गए। गुरुजी आए, उनकी परमिशन लेके शकुंतला जी प्रेग्नेंट थी और फिर परमिशन लेके राजा के पास गया तो राजा ने ऐसा बोला कि मैं आपको नहीं जानता हूँ। वो पूरा हिस्ट्री है। तो ये कितना आघात है बड़ा। वो फिर से जंगल में आई, ऋषि ने बोला आप अपने बच्चे पर फोकस हो जाओ, दुनिया को भूल जाओ। बच्चे पर फोकस हो गई। उनका पुत्र भरत, जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अच्छा। असर नहीं हुआ, कुछ असर नहीं हुआ।
इससे बड़ा आघात तो किसके जीवन में आ सकता है? दूसरी माता सीता जी, राम भगवान ने छोड़ दिया। वाल्मीकि ऋषि ने क्या बोला? अयोध्यावासी को भूल जाओ, लंका वाले को भूल जाओ, पति को भूल जाओ, बच्चे पर फोकस हो जाओ। लवकुश ऐसे जन्म दिए कि राम भगवान, लक्ष्मण जी सबको झुका दिया, असर नहीं हुआ। तो कवच रच लेती है जब माता। और मैंने ऐसा भी सुना है कि जीजा माता की कोख में जब शिवाजी थे तब उनके पति ने दूसरी शादी की थी। अच्छा। और जीजा माता के 6 संतान थे, लड़कियां थी, बचपन में मर गई थी। कितना आघात! 6 लड़कियां बचपन में मर गई थी। शिवाजी जब कोख में थे तब उनके पति ने दूसरी शादी की और दूसरी पत्नी के पति ज़्यादा झुकाव था, इनको एक किले में रख दिया। इससे ज़्यादा आघात किसके जीवन में हो सकता है? फिर भी उनके मन में ऐसा था, मेरे पति ने अपने हिसाब से जो किया, मम्मी पापा ने अपने हिसाब से जो किया, मुझे मेरे बच्चे को राष्ट्र के लिए निर्माण करना है, तो शिवाजी ने जन्म लिया। तो कवच रच देना पड़ता है। पति ठीक है, वेरी गुड, नहीं है तो माता की ताकत है कि पति नहीं, पूरी दुनिया उसका विरोध करेगी, वो कवच होगा ना। एनेस्थेसिया देते हैं, हमारे सामने हमारा शरीर को काटा जाता है, लहू निकलता है, असर नहीं होता है। प्रॉब्लम होता है, उल्टी आती है, उबका आता है, मॉर्निंग सिकनेस आती है, सूजन आता है, सब आता है, घर में प्लस माइनस चलता रहता है। वो इतना ही बोलती है कि बेटा, आपकी जो माता है वो अभी चैलेंज में है, आप चैलेंज लेना और खुश रहना, अपना विकास इस तरह से करना कि आपको तकलीफ ना हो, मुझे तकलीफ ना हो। ये गर्भ संस्कार है। ये सिर्फ विधि नहीं है, कोई एक्टिविटी सिर्फ नहीं है, मेंटल स्टेट पर है ये सब। लवली, ब्यूटीफुल। तो इसी पे एक चीज़ और आती है कि कई लोगों को मिसकंसेप्शन होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, सेक्सुअल इंटीमेसी कब तक अलाउड है या नहीं होनी चाहिए, क्या उससे कोई फ़र्क पड़ सकता है? क्या इस पे आपका कहना है? बात क्या है कि सबकी सेक्सुअल डिज़ायर अलग अलग होती है, पति और पत्नी की। मेरे हिसाब से यदि पति पत्नी दोनों सहमत है तो इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। ओके। यदि पत्नी चाहती है और पति भी चाहता है, नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा। आप समझ सकते हैं, ठीक है? ट्रू ट्रू। भटकेंगे। तो साइंस ऐसा कहता है कि पहले 3 महीने नहीं करो, लास्ट के 3 महीने भी नहीं करो, बीच के 3 महीने में आप अमुक पोजीशन में कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ संस्कारों की बात साइड में रखो, ह्यूमन डिजायर है, पति पत्नी एक दूसरे को खुश रखते हैं, वो संस्कार ही है। राइट। कोई गलत बात नहीं है। इमोशनल टर्बुलेंस आ सकती है, आ सकती झगड़ा है। हो सकता है, बहुत सारा हो सकता और है। that यदि दोनों कन्विंस है तो करने की जरूरत नहीं है। बच्चे के लिए आप इतनी बड़ी चीज़ छोड़ पाएंगे तो बच्चा समझेगा कि मेरे माता पिता मेरे लिए ये इतनी बड़ी चीज़ छोड़ सकते हैं, तो ज़्यादा समर्पित है मेरे प्रति। लेकिन साइंस कहता है कि बीच के 3 महीने में अमुक पोजीशन में आप कर सकते हैं। ओके। सो फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल बैलेंस, तीनों का जो बैलेंस है वो कैसे बनाया जा सकता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? तो बात सर आप भी जानते हैं, माइंडसेट का खेल है पूरा, जी। कि चीज़ और घटनाएं जो भी बने, आप उसको जितना महत्व देंगे उतनी ही वो महत्वपूर्ण होगी। जी। कोई घटना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उससे जितना महत्व देंगे उतनी घटना इंपॉर्टेंट हो जाएगी। राइट। तो हम सभी माता पिता को कहते हैं कि आप अपना माइंडसेट अलग रखो। आपके दिमाग में ऐसा होगा जीजा माता की तरह कि मुझे उत्तम संतान को जन्म देना है, तो सारे प्रॉब्लम ही ना आपको दिखेंगे ही नहीं। तो माइंडसेट को इम्प्रूव करना है, छोटे छोटे प्रॉब्लम आपको दिखेंगे ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि नारी शक्ति पर और भगवान की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। जैसे हम बड़े हो गए और दुनिया में 8 अरब व्यक्ति है, अब 8 अरब व्यक्ति है, तो हम छोटे थे, बड़े हो गए, ये सब भगवान की रचना होती है ना। स्पर्म और एक एग इकट्ठे हुए, उससे बच्चे का जन्म हुआ। ब्रह्मांड जितना सृजन है बड़ा, कम सृजन नहीं करती है। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ रचना वो मनुष्य है, वो एक माता कर सकती है। उससे ज़्यादा गौरव दूसरी कौन सी चीज़ का है? एक पति के रूप में
लेडीज़ नॉर्मल हो सकती है, भाई के रूप में हो सकती है, और पुत्री के रूप में हो सकती है, माता के रूप में नहीं हो सकती है। माता अद्वितीय है, और भगवान ने अपने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए माता को चुना है। तो अपनी बॉडी पे विश्वास रखिए, जिस भगवान ने इसको कोख में रखा है ना, वो पूरा जीवन आपका साथ देगा। तो माइंडसेट पॉजिटिव रखते हैं और भगवान पर और खुद पर विश्वास रखते हैं ना, तो प्रेगनेंसी उत्सव बन जाती है। हर रोज का उत्सव। ऐसा नहीं कमर दुखती है, सूजन हो रहा है, उल्टी हो रही है, खा नहीं पा रही हूँ, सो नहीं पा रही हूँ। दूसरे सब महिलाओं की प्रेगनेंसी ऐसे जाती है, जो हमारा कोर्स करते हैं ना, उसकी प्रेगनेंसी उत्सव बन जाती है। और उत्सव में जिस बच्चे का जन्म होता है ना, वो दुनिया को उत्सव बनाते हैं। ब्यूटीफुल। आजकल एक और चीज़ चलती है कि बहुत सारे यंग कपल्स आजकल ये थॉट रखते हैं कि हमें बच्चा पैदा ही नहीं करना है। तो हालांकि हमारे टॉपिक से थोड़ा सा हटके है ये सवाल। सो आपके क्या व्यूज़ हैं इसमें? क्या ये सही है, गलत है? बिकॉज ये डिबेट लगातार चलती है। बहुत सारी यंग जनरेशन कहती है कि खुद जियो, बस अभी बच्चा पैदा करके बच्चे को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं या फिर एज अ पेन समझते हैं कि उसे पालना पोसना ज़िंदगी भर की जिम्मेदारी, और हम शायद प्रिपेयर्ड नहीं है उस जिम्मेदारी को लेने के लिए। उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? तो बात क्या है सर कि ये विचार तो अभी अभी शुरू हुआ है ना, उसके परिणाम तो आने दो। हाँ, परिणाम नहीं आए। जैसे फ़ोन शुरू हुआ था, उसके परिणाम आने लगे हैं, तो सबने सोचा कि नहीं भाई, फ़ोन को यूज़ नहीं करना है। अब ये विचार करने दो उनको। जब 30-40 साल के बाद परिणाम आएंगे, तब उसको पता चलेगा कि ये पूरी जो सृष्टि है ना, उसकी जो रचना है ना, उसके हिसाब से बेटर तो वही है कि हम हमारी जो संतति है उसको आगे बढ़ाए। वो इमोशनली भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी कौन से कारण के लिए बोल रहे पता है? हमको फ्री लाइफ जीना है। यस। आप बताओ, कोई फ्री लाइफ जी सकता है? इम्पॉसिबल है। फ्री लाइफ जीना, वो जो थॉट है ना, वो भी जेली है। जेली अपने आप में जेल है। यस। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप फ्री लाइफ से भी उब जाओगे। ह्यूमन जो है ना, उसको ह्यूमन सपोर्ट चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वो टेक्नोलॉजी से नहीं हो सकता है, घूमने फिरने से नहीं हो सकता है, खाने पीने से नहीं हो सकता है, नाचने कूदने से नहीं हो सकता है। तो ह्यूमन को ह्यूमन चाहिए, ये कुदरत की रचना है। तो अभी नया विचार है, आप 10-15 साल जाने दो, और फिर वो कहेंगे नहीं, बच्चा करना चाहिए, गर्भ संस्कार कैसे करना चाहिए। तो जितेंद्र जी, आपने ये एंशिएंट विजडम और टेक्नोलॉजी को आपस में जोड़ा, ठीक है, पूरा एक ऐप डेवलप किया। तो क्या चुनौतियाँ आपने अनुभव की? क्या सपोर्ट इजीली मिला? लोगों ने जल्दी से एक्सेप्ट किया इस चीज़ को? तो उसमें 2 चीज़ है। सबसे पहली चीज़ ये है कि पहली चुनौती ये थी कि ये सब स्कैटर्ड था, उसको वेल ऑर्गेनाइज करना था। जब मैंने 2008 में शुरू किया, तो मुझे ऐसा पता चल गया कि इसके लिए डेडिकेटेड होना पड़ेगा 24/7। मैं, मेरी वाइफ सुयोगी टिम्बड़िया, मेरा पार्टनर धवल शेटा और उनका भाई, ये पूरे जन 100% डेडिकेटेड हो गए। और गर्भ संस्कार हमारा साइड बिजनेस नहीं है, हम यही करते हैं। और उसके बाद हमने 14 साल रिसर्च किया, प्रोटोटाइप बनाया, जिससे दुनिया के किसी भी घर में गांव की महिला को कठिन ना लगे, और साइंस और डॉक्टर्स को ऐसा नहीं लगे कि ये तो घटिया चीज़ है। वैसे तरह का एक सिस्टम बनाया। उसके बाद IT के अंदर डाला, और ऐसी चीज़ बनी जो घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी कर सकता है। और हमारे जो पार्टनर है धवल शेटा, उनके जो बच्चा है हेत, उसमें जो हमने रिजल्ट पाया, यानी बच्चा सब्जी नहीं खाता है, फल नहीं खाता है, जन्म के बाद रोता रहता है, रात जगाता है माता पिता को, मोबाइल नहीं छोड़ता है, और बहुत सारी उसको तकलीफ होती है। उसको बाहर घुमाने फिराने ले जाओ, आप टेंशन में आ जाएंगे। तो ये सब ड्रीम चाइल्ड के जो बच्चे होते हैं, गर्भ संस्कार के बच्चे, उसमें बहुत कम देखने को मिलता है। तो हमने हमारी जो चुनौती थी, स्कैटर्ड जो था, उसको एक रूप में ऐसे कर दिया कि माता पिता को उत्तम रिजल्ट मिल जाए। और दूसरी चुनौती थी अवेयरनेस। जैसे आपको मैं बोलूँगा गर्भ संस्कार करो, आप घर जाके बोलेंगे मुझे गर्भ संस्कार करना है, तो बुजुर्ग क्या कहेंगे,
कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको जन्म दे दिया, क्या प्रॉब्लम है, आपके जो सर है उसको पूछो उसकी मम्मी ने किया था, ये चीज़ है। तो अवेयरनेस को जो फैलाना, क्रैक करना, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो हमने सेमिनार किए, वर्कशॉप किए, पुस्तक लिखे, ऐप बनाई। तो अभी धीरे धीरे अवेयरनेस फैल रही है। मैं आपको कह रहा हूँ 10 से 15 साल में सब गर्भ संस्कार करेंगे। जैसे अभी सारे जन्म हॉस्पिटल में होते हैं ना, पहले नहीं होते थे, वैसे ये हो जाएगा। और हमने तय किया है कि हम विकासशील देश में पैदा हुए हैं, लेकिन नया भारत देख के हमको मरना है। लवली और इस हिसाब से हम कर रहे हैं, तो चुनौती हमको चुनौती नहीं लगती है, जी, आशीर्वाद लगता है। लवली। सो अभी फ्यूचर क्या है, थोड़ा बहुत तो आपने बताया। सो इस ड्रीम चाइल्ड गर्भ संस्कार का विजन क्या है आने वाले कुछ सालों में, क्या विजन आप लोगों का है? तो अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरा इकोसिस्टम बने। जी, तो गायनेक सर्जन जितने हैं उनको हम धीरे धीरे जोड़ रहे हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाके प्रवचन करेंगे, ताकि वो पहले से ही गर्भ संस्कार करें। और सरकार को भी हम धीरे धीरे इन्वॉल्व कर रहे हैं। और गर्भ संस्कार का एक एसोसिएशन भी बनाना चाहते हैं, जिससे गर्भ संस्कार की गलत प्रैक्टिस कोई शुरू ना कर दे। और तीसरी बात है, सिर्फ गर्भ संस्कार से काम नहीं होगा। गर्भ संस्कार के बाद जन्म से 3 साल के लिए शिशु संस्कार, 4 से 12 साल के लिए बाल संस्कार, वो भी हमने पूरा कर दिया है। अच्छा, और 13 से लेके 25 साल युवा संस्कार, उस पर हम वर्क कर रहे हैं। यानी आपके घर बच्चा है, उसके घर बच्चा है, तब तक का पूरा साइकिल पूरा होगा। अच्छा जी, तब जाके मैंने जो पहले बात की ना, चाइना का जो रेवोल्यूशन हुआ, भारत सोने की चिड़िया था, वो फिर से होगा। तो अभी महाकुंभ का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिस्टम भी बन गई है। और भारत का भी अमृत महोत्सव चल रहा है, और महाकुंभ का भी सुवर्ण काल चल रहा है। तो ये त्रिवेणी संगम है आज, और आपका भी 100वां एपिसोड है। तो अभी अवेयरनेस पूरे दुनिया में जाएगी, हमें विश्वास है। और गर्भ संस्कार से फिर से हमारे देश में महान संतान जन्म लेंगी, और सभी माताएं प्रेगनेंसी को एंजॉय कर पाएगी। लवली लवली। सो एक और चीज़ की, क्या चीज़ आपको अलग बनाती है? बिकॉज और भी लोग हैं जो गर्भ संस्कार और इन सब पे करते हैं। मैंने एप्लीकेशन भी देखा आप लोगों का, बड़ा ही बहुत डिटेल में सब कुछ। अगर आप ही बता सकें, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल टीचिंग गर्भ संस्कार? इसमें क्या है कि जितने लोग गर्भ संस्कार कर रहे हैं, तो हम तो अभी ऐसा सोच रहे हैं, अभी जितने कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा करो, लेकिन सही ढंग से करो। सही ढंग से करो, ज़रूरी है। जैसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, पूरा रिसर्च किया है। मेरी जो वाइफ है वो योग टीचर और डायटिशियन है। हमारी जो पूरी टीम है वो सक्षम है। जो भी टीम सक्षम है, सब आके गर्भ संस्कार को फैलाओ, लेकिन अच्छी तरह से फैलाओ। जैसे हमने गर्भ संस्कार के कोई कोर्स के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। एक्टिविटी की ज़रूरत है, दे दी। वर्कशॉप की ज़रूरत है, दे दी। वीकली क्लास की ज़रूरत है, दे दी। मटेरियल किट की ज़रूरत है, दे दी। काउंसलिंग की ज़रूरत है, दे दी। AI की ज़रूरत पड़ेगी, दे देंगे। तो अभी हम जितना भी महिला को चाहिए वो दे रहे हैं। तो हम जैसे सबसे अलग हो रहे हैं, हम ऐसा सोचते हैं सब हो, क्योंकि इंडिया में रोज 80,000 बच्चे पैदा होते हैं। हम सब तक नहीं पहुंच सकते। ऋषि मुनियों का ज्ञान है, हमारा नहीं है। सब आगे बढ़ के इकट्ठे होके, हमारा टारगेट क्या है? नया भारत। तो सबको इकट्ठे होके नया भारत बनाना है, वो चीज़ है। ब्यूटीफुल जितेंद्र जी, बड़े ही अच्छे विचार और काफ़ी डेप्थ में आपने क्लैरिटी और ऑनेस्टी से बात की। सो नाउ वी विल मूव टू रैपिड फायर। अब हम रैपिड फायर पे चलेंगे। सो गर्भ अवस्था में सबसे बड़ा मिथ क्या है लोगों में, जो आपको सबसे ज़्यादा सुनने में आता है? कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा पैदा होना नेचुरल चीज़ है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। सब चीज़ में हमको इम्प्रूव करना पड़ता है। ऐसे कोई, जैसे दूध है, उसमें से क्या बन सकता है? बोलिए आप। दही बनता है, पनीर बनता है, आइसक्रीम बनता है। मैं कहता हूँ दूध में से कुछ नहीं बनता है, दूध में से बनाना पड़ता है। दूध को आप रख दो, 2 दिन में बिगड़ जाएगा। वैसे बच्चा आपकी कोख में आया है, आपको उसे अच्छा बनाना पड़ता है, बन नहीं जाता है। लोग ऐसा सोचते हैं नेचुरल है, पेरेंटिंग नेचुरल है। लेकिन आपके बाल नेचुरल है तो जेल क्यों डाल रहे हैं? कपड़े, जीवन नेचुरल है, बराबर। तो हॉस्पिटल में क्यों बच्चे को जन्म दे रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। सब चीज़ में सीखना पड़ता है। तो ये जो सीखने का माहौल नहीं है ना, वो सबसे बड़ा मिथ है।
वो जो मेंटालिटी नहीं है ना, वो गलत है। उसका परिणाम बच्चे को भुगतना पड़ेगा और उसकी बदौलत आपको भी भुगतना पड़ेगा। लवली। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे अजीब क्रेविंग्स क्या हो सकती हैं? किसी को चूना खाने का मन होता है, अच्छा। और दीवार पर जो चूना होता है ना, वो खाने का मन होता है। किसी को सात्विक है तो भी मांस खाने का मन होता है, अच्छा। और किसी को टेरेस पे जाके कूदने का मन होता है। अच्छा। ऐसी चीज़ें होती है। तो खटाई पॉजिटिव, खाने का भी तो होता है ना कुछ लोगों का, वो जो खटाई हाँ, आम या कुछ ऐसा, हाँ, वो भी होता खटाई का भी होता है। है। हाँ। बहुत सारे क्रेविंग्स होते हैं, लेकिन जो आत्मा है ना, हाँ। महिला को उस टाइम पे दोहरुत बोलते हैं। हम्म। तो जो आत्मा है ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव विचार मम्मी के द्वारा व्यक्त करता है। तो पॉजिटिव है, टेंशन नहीं है, खा लो, थोड़ा थोड़ा बहुत खटाई खा लिया आपने। नेगेटिव है, कूदने का मन हुआ तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो इच्छा को पूरी करना चाहिए। ऐसा चाणक्य ने भी कहा है। उस टाइम पे मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि चंद्रगुप्त मौर्य, उनके मम्मी को चांद को पीने का मन हुआ, तो वो हो नहीं रहा। चांद को कैसे पिएंगे आप, हो नहीं रहा था। तो चाणक्य को बुलाया गया। उन्होंने, जब चांदनी थी तब पानी में चांद का प्रतिबिंब करा और वो पानी को पिलाया। तो वो जो माता थी ना, वो दुबली पतली हो गई थी, फिर से अच्छा हो गया। तो नेगेटिव जो होता है ना, तो उसके हिसाब से उसकी क्रेविंग को पॉजिटिव ऐसे पूरा कर सकते हैं इनडायरेक्टली हम। इनडायरेक्टली, हाँ। युक्ति लगा के। हाँ, क्या गर्भ अवस्था के दौरान फास्ट फूड खाना सही है? नहीं है। क्या प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को माँ बनने का दबाव महसूस होता है? होता है, लेकिन गर्भ संस्कार का ज्ञान नहीं है इसलिए, वरना प्रेगनेंसी उत्सव बन जाएगी। एक शब्द में प्रेगनेंसी को सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है? मैं से लेके माँ का अनुभव। वाह, ब्यूटीफुल। गर्भ अवस्था के दौरान योग या जिम, क्या ज़्यादा बेटर है? जिम नहीं करना चाहिए, और योग प्राणायाम भी अमुख ही करने चाहिए। घर पर डिलीवरी या अस्पताल में, क्या ज़्यादा प्राथमिक रहना चाहिए? अस्पताल में करवाना चाहिए, लेकिन बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद 10-15 मिनट स्किन टू स्किन टच कर देना चाहिए, और प्रकाश जितना कम हो सके उतना करना चाहिए, और हॉस्पिटल का माहौल घर जैसा होना चाहिए, और महिला के साथ कोई अच्छा कंपेनियन होना चाहिए। लवली। क्या गर्भावस्था के दौरान पार्टनर्स को भी काउंसलिंग की ज़रूरत है? हाँ, सबसे ज़रूरी, बेबी का नाम पहले से सोचें या बाद में? पहले से भी सोच सकते हैं और बाद में भी सोच सकते हैं, लेकिन आपको यदि राशि के अनुसार रखना है तो फिर राह देखनी पड़ेगी या सीजर करना पड़ेगा। मॉडर्न मेडिसिन या आयुर्वेदिक सपोर्ट, आपकी ज़्यादा पसंद क्या है? आयुर्वेद, लेकिन इमरजेंसी आए तब मॉडर्न मेडिसिन ले लो। प्रेगनेंसी के दौरान वर्किंग महिलाएं ज़्यादा सशक्त होती हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन जो महिला वर्किंग है और पॉजिटिव है तो वो सशक्त होती है। ओके। और वर्किंग महिला जो करती है वो ऐसा सोचेगी कि मैं नहीं कर रही हूँ, चलो हम दोनों ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम दोनों टाइपिंग कर रहे हैं, हम दोनों सेलिंग कर रहे हैं, ऐसा सोचेंगी ना, तो वर्क का जो पूरा 8 घंटा है ना, वो एक्टिविटी बन जाएगा। हाँ, लवली। सो बिफोर वी रैप अप, एनी लास्ट लेसन, कोई भी एक आखिरी लेसन जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें? बच्चे को जन्म देना वो हमारे लिए तो सौभाग्य और खुशी की बात है, लेकिन ऐसे बच्चे को जन्म देना चाहिए जो इंडिया को और मानव संस्कृति को ज़्यादा सुखी और समृद्ध करे। छोटा मत सोचो। कोई भी महिला, गांव की हो या शहर की, रूप हो या ना हो, कला हो या ना हो, वो सोचेंगी ना कि मुझे महान संतान को जन्म देना है, वो कर पाएगी। लेकिन वो क्या सोचती है, मुझे बच्चे को जन्म देना है, तो ईश्वर उसे वही देगा। वो ऐसा सोचेगी मुझे महान संतान को जन्म देना है, तो ईश्वर उनको वो देगा। ये चीज़ है, सिंपल है गर्भ संस्कार। लवली। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, इतना बेबाकी से आपने जवाब दिए। आई एम श्योर ऑडियंस इज गोइंग टू लव इट। थैंक यू, और आपका भी खूब खूब आभार। थैंक यू।